गलतियों से दो तरह की मिस्टेक्स हैं। पहला, एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में कुछ गलती करी क्या मैंने, ना कि अपने को उन टॉपिक्स के पीछे भागना चाहिए जो कि हमें अब तक नहीं समझ में आए, हमारे वीक टॉपिक्स हैं या फिर हमने उनको इग्नोर करके रखा था बिकॉज हमें समझ में नहीं आए थे। अपना ये स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे, उसके लिए सिंपल सा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी सब्जेक्ट जब अटेम्प्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, 45 डेज 45 दिन लगभग बचे हैं आपके जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट से पहले। इन 45 डेज़ में आपकी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है, आप कैसे प्लान करते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ऑफ कोर्स इससे पहले अब तक की जो आपने अभी तक मेहनत करी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस मेहनत के बिना इन 45 डेज़ में ऐसा कोई प्लान नहीं है जो कि आपको अचानक से ज़ीरो से हीरो बना दे, या आपने इससे पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, उसके बावजूद लास्ट 45 डेज़ में कुछ ऐसा रिवीजन प्लान बन जाए कि सारा जो वो मेहनत नहीं करी वो कॉम्पनसेट हो जाए। नहीं, ये जो रिवीजन प्लान है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू जो आपने इससे प्रीवियस मेहनत करी है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो इस रिस्पेक्ट में कि इससे पहले करी गई जो मेहनत है वो सारी की सारी बेकार ज़रूर हो सकती है अगर लास्ट के 45 डेज़ में आपने सही से रिवीजन प्लान या सही से टाइम को स्ट्रैटेजाइज नहीं किया कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग इस पूरे जो प्लान है इसमें लास्ट 45 डेज पे किन किन चीज़ों पे फोकस करना है उनको कुछ पॉइंट वाइज मैं पहले लिस्ट बता देता हूँ, फिर अपन एक एक पॉइंट में डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले किन चीज़ों पर फोकस करना है, हमारा किन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए इन लास्ट के 45 डेज पे। उसमें पहला पॉइंट है रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ लर्नड टॉपिक्स, जो ऑलरेडी हमने लर्न कर रखे हैं उनके रिटेंशन पे फोकस होना चाहिए, ना कि नए टॉपिक्स लर्न करने के ऊपर। दूसरा, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस एंड पेपर एनालिसिस। तीसरा, स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो हम पेपर देते हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी। फोर्थ, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एंड फिफ्थ, बिल्डिंग एग्जाम टेम्परामेंट। अब इसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि क्या होती है, बट लेट्स गेट इनटू डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब हमारा इन लास्ट के 45 डेज में सिर्फ इस बात पे फोकस होना चाहिए कि जो हमने अब तक के कॉन्सेप्ट्स चैप्टर्स लर्न कर रखे हैं, जिनमें हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें आता है, उन्हीं चैप्टर्स को वापस से रिवाइज करके और परफेक्ट और पॉलिश करने पर फोकस रखना चाहिए, ना कि अपने को उन टॉपिक्स के पीछे भागना चाहिए जो कि हमें अब तक नहीं समझ में आए, हमारे वीक टॉपिक्स हैं या फिर हमने उनको इग्नोर करके रखा था बिकॉज हमें समझ में नहीं आए थे। एक सिंपल सी बात है, ये डिसीजन बहुत सिंपल सा है, जो कि मैंने कहा कि आपको फोकस उन्हीं टॉपिक्स पे करना चाहिए जो आपको ऑलरेडी आते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स जो हैं इस लॉजिकल डिसीजन में गलत डिसीजन लेते हैं और उन टॉपिक्स के पीछे भागते हैं जो टॉपिक्स उनको नहीं आते। इसको मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। आपको अगर मान लो मैं दो टॉपिक्स का एग्जाम्पल दूँ, देयर इज अ टॉपिक जो कि आपको अच्छे से आता है, जब क्लास में पढ़ाया गया था तो आपको समझ में आया था। अब आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक दूसरा टॉपिक है जो कि क्लास में जब पढ़ाया गया था तो आपको समझ में नहीं आया था, आपने कोशिश करी लेकिन आपको वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड वो पेंडिंग है आपका कि अभी तक वो कवर नहीं हुआ है। अब आपके पास दो चॉइस हैं, आप पहले वाले को अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं, दूसरा चॉइस उसको छोड़ते हैं कि वो तो मुझे आता है, ठीक ठाक आता है तो उसको छोड़ो, जो नहीं आता है मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करूंगा और जैसे तैसे ज़बरदस्ती उसको कुछ कवर कर लूंगा इस उम्मीद में कि उस टॉपिक का क्वेश्चन आया तो मैं कर लूंगा। नाउ सिचुएशन समझ में आ गई। एक टॉपिक अच्छे से आता था, उसको रिवाइज करते, अगर रिवाइज कर लिया आपने और जो नहीं आता था उसको छोड़ दिया, और दूसरी सिचुएशन में जो आता था उसको छोड़ दिया, जो नहीं आता था उसको, क्योंकि वो डिफिकल्ट लग रहा था तो परफेक्टली तो होगा नहीं, जैसे तैसे आपने उसको कवर कर लिया। अब इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है पेपर में, तो व्हाट डू यू थिंक प्रोबेबिलिटी किस क्वेश्चन के होने की ज़्यादा है? आंसर इज ऑब्वियस, आपको भी पता है कि जो पहला टॉपिक है अगर उसको रिवाइज करके गए हो तो उसके क्वेश्चन को होने के चांसेस ज़्यादा हैं और दोनों क्वेश्चन बराबर नंबर दिलवाएंगे। सो दिस इज एन ऑब्वियस चॉइस कि स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर आपका 100% सिलेबस में से 80% सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो पा रहा है तो इट इज़ बेटर कंपेयर टू पूरा 100% सिलेबस कवर करने के चक्कर में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाए और हम चीज़ें भूलने लगें। क्यों? क्योंकि हमने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी, तो वो जो है वो हमें एक्चुअली हार्म करेगा, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इट्स बेटर कि हम थोड़े से टॉपिक्स छोड़ दें अगर हमसे नहीं हुए हैं अभी तक, और जो हमने अभी तक लर्न किया है, जो कॉन्सेप्ट्स हमें आते हैं उन पे फोकस करके उनको और अच्छे से पॉलिश, उनको और अच्छे से परफेक्ट कर लिया जाए और अपनी गलतियों को उन टॉपिक्स में आइडेंटिफाई कर लें कि ये टॉपिक्स आते हैं तो इनमें जो भी क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं वो गलत क्यों हुए थे, वो गलती एटलीस्ट मैं बाद में दोबारा ना दोहराऊं, उससे क्या सीखना है वो सीख ले। दिस इज वॉट वी मीन बाय रिटेंशन। अब रिटेंशन में एक लास्ट बात आती है कि ठीक है सर,
उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर लेंगे जो हमें आते हैं, उन्हीं को हम और पॉलिश कर लेंगे। बट सर मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मैं फिर भी फॉर्मूले भूल जाता हूँ, टॉपिक तो आता है समझ में लेकिन फॉर्मूले भूलने की बीमारी है। तो कैसे करें सर रिटेंशन को और अच्छा? चीज़ें जो आती हैं उनको याद कैसे रखें, एग्ज़ाम में कैसे इंश्योर करें कि हम ना भूलें? उसका सिंपल सा तरीका है, आप जब अभी 45 डेज़ में रिविज़न करेंगे, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इन 45 डेज़ में आपको ये करना चाहिए कि जो भी टॉपिक रिवाइज़ करते जाएँ, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें या फिर फॉर्मूला शीट एटलीस्ट प्रिपेयर कर लें। शॉर्ट नोट्स बनाने में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लीजिए। ये शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट लिख के जब अपन लिखते हैं चैप्टर रिवाइज़ करने के साथ-साथ, तो हमारा जो रिटेंशन है वो ज़्यादा बेटर होता है। प्लस इनको बनाने का पर्पज़ ये भी होता है कि एग्ज़ाम्स आने से 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले से ये जो फॉर्मूला शीट्स या शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं आपने तीनों सब्जेक्ट्स के, इन्हीं को बार-बार वापस से पढ़ना होता है। क्योंकि हमारी नोटबुक्स में नोट्स जो हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, तो उनको दोबारा पूरा देखना पॉसिबल नहीं होता। शॉर्ट नोट्स में अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने कंसाइज़ फॉर्म में लिख रखी हैं, तो डेली अपने को वो शॉर्ट नोट्स जो है 2 से 3 बार डेली 2 से 3 बार नहीं, एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले 2 से 3 बार उनको टोटल देख के चले जाने से क्या होता है कि वो रिटेंशन बेटर हो जाता है। दिस इज़ हाउ यू एंश्योर कि अपने को चीज़ें याद रहती है। सेकंड पॉइंट आता है मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस और पेपर एनालिसिस। ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता है, ये पॉइंट नया नहीं है, बट इसमें एक चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स जो है वो मिस कर जाते हैं। आपको एटलीस्ट लास्ट 45 डेज़ में 10 टू 15 जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स देने चाहिए। इन फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स को देते समय स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बस मुझे ये चेक करना है कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, और एक्चुअली ये आधी स्टोरी ही है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि टेस्ट पेपर ऑब्वियसली ये चेक करने के लिए है कि जो आपने लर्न किया है वो एक्चुअली मार्क्स में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। बट अनदर थिंग इज दे आर टेस्ट पेपर्स जो हैं दे आर एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये पार्ट स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। पेपर में नंबर कम आए दुखी हो जाते हैं, नंबर ज़्यादा आ गए बढ़िया कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ बढ़िया, अब तो मेरा बढ़िया जाएगा पेपर। आपका सेकेंड स्टेप जो है पेपर देने के बाद वो ये है कि पेपर की एनालिसिस करना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि क्या गलतियां हुई इस पेपर में। गलतियों से दो तरह की मिस्टेक्स हैं। पहला, एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में कुछ गलती करी क्या मैंने, मतलब मैंने किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरे को पेपर में लास्ट में जल्दबाजी करनी पड़ी, किसी सेक्शन में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये एक लर्निंग है कि ये मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा ऐसा। अगर मुझसे कोई टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना जल्दी से ये डिसीजन ले लूँगा कि मुझे ये क्वेश्चन को अभी छोड़ देना चाहिए। दूसरी मिस्टेक होती है क्वेश्चन वाली मिस्टेक। भाई सिंपल सी बात है, हम उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चंस उन टॉपिक से आए जो हमें आते हैं। अब जब हम क्वेश्चन करके आते हैं तो ऑब्वियसली हमें सही लग रहा होता है और हमारा ऑप्शन मैच हो रहा होता है क्वेश्चन पेपर में, तभी हम उसको टिक करते हैं। तो उसके बावजूद अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको उसकी जड़ तक जाना है कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। जब आई एम श्योर कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए था, तो आपके उस कैलकुलेशन से आंसर क्यों नहीं आया, या आया तो गलत क्यों आया। तो ये गलती क्या हुई क्वेश्चंस में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो गलती हो सकता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है देन इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको ये पता चले कि यहाँ पर ये मिस्टेक हुई और अगली बार मेरे को ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं करनी है। और दूसरी, अगर मान लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं, उसका देयर इज़ नो इमीडिएट सोल्यूशन। कोई फास्ट ट्रैक सोल्यूशन नहीं होता है कि नेक्स्ट टाइम से कोई सिली मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगी। मिस्टेक्स तो होंगी, लेकिन सिली मिस्टेक्स का ये है कि एक लर्निंग है हमारे लिए कि हमको पेपर में हर एक क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंस से पढ़ के थोड़ा सा स्लो डाउन होकर क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत है। अगेन वही कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना करें उतना परफेक्टली करें। तो ये दो तरह की चीज़ें मिस्टेक्स मिलती है। तो दिस इज़ व्हाट वी शुड डू आफ्टर एवरी टेस्ट, कि पेपर खत्म होने के बाद पेपर की एनालिसिस करके अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, और क्या मिस्टेक्स हुई हैं उनसे क्या सीख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना हो। थर्ड पॉइंट आता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। सबको पता है स्पीड भी चाहिए पेपर में कि पेपर छूट ना जाए, एक्यूरेसी भी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। बट स्पीड विदाउट एक्यूरेसी इज़ यूजलेस। ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीड है, आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चन करते हैं लेकिन उसमें से आधे क्वेश्चन को गलत गलत हो जाते हैं। इस तरह की स्पीड का क्या फ़ायदा। अनदर थिंग जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं समझ पाते, मैं सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की ही बात कर रहा हूँ। मैं बस ऐसा मान लो कि एकदम टॉप रैंक जो है टॉप रैंकर्स जो हैं उनको अगर छोड़ दें, जिनके मार्क्स 90% या 100% मार्क्स आते हैं, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट्स, इन सभी स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ नहीं होता कि
नॉट एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कोर 300 आउट ऑफ 300 या 270 आउट ऑफ 300 भी। 90% मार्क्स स्कोर करना कोई मजाक नहीं है जेईई मेन में। तो वाई आर वी इन सच अ हरी कि हमें पूरा पेपर करना है? हमें किस बात की जल्दबाजी है? आपको ये समझना होगा कि इस पेपर में सारे क्वेश्चंस करने नहीं है, तो हम क्यों इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं? क्यों ना हम इत्मीनान से पेपर के क्वेश्चन को पहले पढ़ें, बजाय इसके कि फटाफट सॉल्यूशन पे जंप करें कि ये कर दें सॉल्व। तो क्वेश्चंस को पेशेंस से पढ़िए। एक्यूरेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट। स्पीड के साथ एक्यूरेसी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में करे हुए पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। हम थोड़े से कम क्वेश्चंस कर लें। थोड़े से कम का मतलब है आप फॉर एग्जांपल 75 क्वेश्चंस आएंगे तीनों सब्जेक्ट मिला के। उन 75 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए आपके 200 मार्क्स का टारगेट है, तो पहली बात तो मार्क्स का टारगेट बनाना नहीं चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि आपके शिफ्ट में पेपर कितना डिफिकल्ट आएगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट में 150 मार्क्स भी बहुत अच्छी रैंक आ जाए। तो मार्क्स कितने बनाने ये सोच के नहीं जाना है। बट अगर अपने को पेपर अटेम्प्ट करना है, तो पेपर अटेम्प्ट करते समय अपना ये स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे, उसके लिए सिंपल सा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी सब्जेक्ट जब अटेम्प्ट करें, तो अगर हमें वो क्वेश्चन पहली बार पढ़ के लगता है कि ये हमारे को ईजी लग रहा है, पूरा समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे आएगा, तो उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और या फिर अगर हमें लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा पेचीदा है, लेंथी जाएगा, आई एम नॉट श्योर कि आंसर आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो उसको बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। और उन क्वेश्चंस को तब करना चाहिए जब आपके बाकी इजी क्वेश्चंस हो जाएं एक सब्जेक्ट के, और 1 घंटे का समय पूरा ना हुआ हो, तो बचे हुए टाइम में, उस सब्जेक्ट का जो बचा हुआ टाइम है, उसमें उन मुश्किल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से करने से क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले रिलैक्स होके बिना जल्दबाजी के सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है? और क्योंकि बिना जल्दबाजी के करें तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो जाती है और स्पीड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लास्ट में मान लो मैं 2 टफ क्वेश्चंस छोड़ भी दूँ, तो मुझे पता है कि मैंने टफ क्वेश्चंस छोड़े, ईज़ी तो कुछ नहीं छूटा मुझसे। तो इस बात से क्या ये इंश्योर हो जाता है कि पेपर नहीं बिगड़ता। नहीं तो क्या होता है, अगर लाइन से डिफिकल्ट क्वेश्चन बीच में आया, वो भी आप लाइन से ही करने बैठते हो, तो हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप 10 मिनट लगा दो, और 10 मिनट लगाने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि पता नहीं अब ये सही हुआ है या गलत हुआ है। तो वो 10 मिनट भी लेके जाता है, और बाद वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको जल्दबाजी होती है क्योंकि हमारा टाइम खा गया वो। तो जल्दबाजी के चक्कर में पीछे जो ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं वो भी गलत करके आते हैं। केयरलेस मिस्टेक्स। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होती और अपनी ओवरऑल पेपर में स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद बचता है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो मैंने अभी पॉइंट बताया, सेम पॉइंट इज़ वैलिड। हमें इसमें बस 1-2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी मैंने बताई, ईजी क्वेश्चंस पे ही फोकस करो, जो आपको ईजी लग रहे हैं। जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको छोड़ते जाओ। लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे का बाउंडेशन लगाना होगा आपको। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज आपने फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किया। अब मान लो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं जो आपको ईजी लगते हैं, और उन क्वेश्चंस को छोड़ते जाते हैं जो ज़रा से भी डिफिकल्ट लग रहे हैं या थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं। ठीक है? ऐसा करते करते क्या हुआ, आप 25th क्वेश्चन पे पहुंच गए, और आपने जिन भी क्वेश्चंस को छोड़ा उनको छोड़ना है, ये डिसीजन लेने में आपने 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगाए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन पर टाइम वेस्ट ही नहीं किया। मान लो आपने इस तरह से किया और आपसे 15 क्वेश्चंस हो गए इजी इजी, और 10 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए। अब लेकिन ये 15 क्वेश्चंस करने और 10 क्वेश्चंस छोड़ने में मान लो 40 मिनट्स बीत गए। अब 10 क्वेश्चन बचे हैं फिजिक्स के, और 20 मिनट का टाइम बचा है, 40 मिनट तो लग गए। अब 20 मिनट में वो 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि वो 10 डिफिकल्ट छोड़े हैं आपने। तो क्या अब कैसे करें सर मैनेज? तो इसका रूल सिंपल सा है, वो 10 सारे के सारे नहीं करने। उन 20 मिनट्स में आपको केमिस्ट्री या मैथ्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उन 20 मिनट्स में आप फिजिक्स के ही जो क्वेश्चंस छोड़े थे, उसमें जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ये हो सकते हैं, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अब चाहे 20 मिनट्स में आपसे 4 ही क्वेश्चन हो, चाहे 3 ही हो, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो आपको लगता था कि और ट्राई करते तो शायद हो जाते, वो हो जाते, उसकी चिंता नहीं करनी है। 1 घंटे का टाइम अगर पूरा हो गया, तो अपने को नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन कर जाना है। 1 घंटे पे फुल स्टॉप। ठीक है? इस अप्रोच से चलना होता है। तो इससे क्या होगा, कभी भी ये नहीं होगा कि अरे ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही टफ आ गया। टफ आ गया तो मेरे उसमें स्कोर नहीं बन रहा था, तो मैंने उसमें खूब कोशिश करी और उसमें 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया। तो बाद वाले सब्जेक्ट्स जो ईजी थे उसमें उसके लिए टाइम ही नहीं बचा। फिर हम क्या करते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं कि मेरी तो किस्मत ख़राब थी, मेरे पहले वाले सब्जेक्ट में ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ गए। तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ फॉर टाइम मैनेजमेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ एग्ज़ाम टेम्परामेंट। एग्ज़ाम टेम्परामेंट वर्ड हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुन रखा हो, कुछ लोगों ने तो वर्ड भी नहीं सुना होगा।
वर्ड सुन रखा होता है लेकिन इसका मीनिंग ना दिमाग में पूरी तरह से घुसता नहीं है। एग्जाम टेम्परामेंट क्या है? बेसिकली प्रेशर सिचुएशन होती है एग्जाम में, उसमें भी अपनी कामनेस और अलर्टनेस को मेंटेन रख पाना इज एग्जाम टेम्परामेंट। कि हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। हमने इतनी मेहनत करी होती है, किसी ने 1 साल, किसी ने 2, किसी ने 3 साल मेहनत करी होती है जेईई के एग्ज़ाम के लिए। अब एग्ज़ाम में उसने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करके आया है अपनी क्लासेस में, सब में। अब एग्ज़ाम में उससे 3-4 क्वेश्चन नहीं होते मान लीजिए लगातार, और वो घबरा जाता है कि अब तो क्या होगा अब मेरा? और उसका पूरा पेपर वहाँ से बिगाड़ लेता है। इसका मतलब है कि उसका एग्ज़ाम टेम्परामेंट बहुत कम है। एग्ज़ाम टेम्परामेंट यही होता है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है, वहाँ पर आपके टीचर या पेरेंट्स आपके बगल में नहीं खड़े होंगे आपको हिम्मत देने के लिए। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर 1 दिन पहले तक मैं तैयारी कर रहा था और मुझे मेरे जो नंबर आ रहे थे उससे लग रहा था कि मैं जेईई में सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो आज अगर मेरे से 3-4 क्वेश्चन पेपर में नहीं हो रहे हैं, तो रातों-रात मुझ में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, ना मेरी कैपेबिलिटी पे कोई बदलाव हुआ है। मतलब कि मुझसे अगर 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो पेपर जो है मेरे सामने, उसमें ये 3-4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स तो है नहीं कि 90% मार्क्स इम्पोर्टेंट है, यहाँ तो परसेंटाइल इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहे हैं लगातार आपके सामने, तो ये सबके लिए डिफ़िकल्ट है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अपना बिल्कुल भी ज़रा-सा भी कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए अपने ऊपर से कि अब तो मेरा पेपर बिगड़ जाएगा। आसान क्वेश्चंस आएँगे पेपर में, ऑब्वियसली पूरे पेपर में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थोड़ी होंगे, है ना? दूसरा एक और सिनेरियो मैं आपको सिचुएशन बोलता हूँ। आप जनरली हर स्टूडेंट अपने फ़ेवरेट सब्जेक्ट से पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता है और उसका फ़ेवरेट सब्जेक्ट ही मान लीजिए सबसे डिफ़िकल्ट आ गया, तो वो घबरा जाता है, अब मेरा क्या होगा? तो उसके लिए जो मैंने टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बताई, अगर वो उस तरह से करेगा और 1 घंटे पे फुल स्टॉप करेगा, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भई मैंने कहीं पर भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं किया और बाकी के सब्जेक्ट्स जो ईज़ी आए हैं, उसमें स्कोर कर लेगा। सो दिस इज़ एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और जो आप 10 टू 15 मॉक टेस्ट देने के लिए मैंने आपको एडवाइस दी है, उसका पर्पज़ उसमें ध्यान रखें कि अपना ये एग्ज़ाम टेम्परामेंट भी आप बिल्डअप करें। आप समझें कि आपकी किस्मत आपको नहीं पता उस दिन क्या होने वाला है। हो सकता है आपके ही शिफ्ट में सबसे डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए और आपको जो है आपके फ़ेवरेट सब्जेक्ट में आपको लगे कि मेरे बहुत कम क्वेश्चन्स हो रहे हैं। तो पहले से बिल्कुल सोच के नहीं जाना है कि मैं इतना तो स्कोर कर ही लूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि सर जेईई मेन में मिनिमम कितना स्कोर करना होगा अगर अच्छी रैंक लानी है या मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए तो। इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आप पिछले साल का डेटा भी देखेंगे, कई सालों का भी देखेंगे, तब भी आपको यही रियलाइज़ होगा कि किसी शिफ्ट में तो हो सकता है 150 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आ रही है और किसी शिफ्ट में आपको दिखेगा कि 240 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रही है। 90 मार्क्स का फ़र्क। तो किसी में 220 में आ रही है। तो इतना फ़र्क अगर है, तो हम पहले से कैसे सोच के जा सकते हैं कि मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए। तो पहले से दिमाग में सोच के नहीं जाना है कि मेरे को इतने मार्क्स तो मिनिमम लानी है। वो अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप करता है आपके ऊपर और उसी की वजह से आप घबरा जाते हो। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हिम्मत रखो, ध्यान रखो, पेपर सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा अगर आपको एक्चुअली ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो। लास्ट में मैं यही समराइज़ करूँगा कि ये जो पॉइंट्स हैं मैंने बोले, इन सब पे वर्क करना है अपने को लास्ट 45 डेज़ में और एक्चुअली इन पे वर्क किया जाए तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है अपने नंबरों में। और इस तरह से काम करोगे जो मैंने गाइड किया है, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। मैट्रिक्स के स्ट्टूडेंट्स सालों से करते आ रहे हैं, हम उनको फेस टू फेस ये एडवाइस देते हैं, वो उसको फॉलो भी करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट भी आता है। तो इट्स नॉट लाइक ये थ्योरी नहीं है, दिस इज़ प्रैक्टिकल एंड दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस हैज़ बीन डन बाय थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको अप्लाई करो, इस नॉलेज को वेस्ट मत जाने दो जो आपको यहाँ पे मिल रही है एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।